नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग 25 मई 2022 के द हिंदू समाचार पत्र का विश्लेषण करेंगे, जो कि आपके आगामी संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से लाभदायक सिद्ध हो सकता है। तो आइए सबसे पहले सत्र के विषय की चर्चा कर लें, तो जिसमें पहला टॉपिक दिया गया है भारत के राजकोषीय संघवाद के लिए एक नई राह। तो दोस्तों, इसमें हम लोग बात करेंगे यह वर्तमान में जो यह चल रहा है, केंद्र और राज्य के बीच में सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आया है इसके संबंध में। साथ साथ हम बात करेंगे कि राजकोषीय संघवाद है क्या और इसकी क्यों आवश्यकता, क्या इसमें फिर से फेरबदल करने की आवश्यकता है, इसका क्या महत्व है, इन सब बातों की चर्चा करेंगे। दूसरा टॉपिक है भारत के लिए रूस से सबक। तो यह सुरक्षा से संबंधित, जैसे कि रूस के बहुत सारे टैंकों में जो युद्धक टैंक हैं उसमें खामियां देखी जा रही हैं और भारत ज़्यादातर जो युद्धक टैंक अभी भी प्रयोग कर रहा है वह रूसी कर रहा है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान देना है, क्योंकि यूक्रेन और रूस जो युद्ध में कुछ टैंकों में खामियां देखी जा रही हैं, तो ऐसे में भारत को सबक लेना होगा। तीसरा टॉपिक है क्वाड। तो इसकी उत्पत्ति, इसका लक्ष्य क्या है, भविष्य की योजनाएं क्या हैं, इसे किस लिए निर्मित किया गया है, भारत में इसकी क्या स्थिति है, इन सब बातों की चर्चा करेंगे। और चीन इस संगठन को क्यों एशियाई नाटो की संज्ञा दे रहा है, इस बारे में भी हम लोग बात करेंगे। चौथा टॉपिक होगा 2023 तक 60% ई कचरे के पुनर्चक्रण की संभावना है। तो इसमें हम बात करेंगे ई कचरा है क्या, इसमें ईपीआर की भी बात करेंगे, इससे संबंधित बनाए गए जो भारत में कानून हैं, मसौदे हैं, उन पर भी चर्चा करेंगे। और अंत में मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न, जिसमें 2 प्रश्नों के उत्तर की संरचना की चर्चा करेंगे। तो आइए पहले टॉपिक की ओर चलते हैं। पृष्ठ संख्या 6 पर संपादकीय पृष्ठ पर आया हुआ है, इसे भारतीय अर्थव्यवस्था से जोड़ा जा सकता है। तो यहाँ पर दिया गया है इंडियाज फिस्कल फेडरलिज्म, यानी राजकोषीय संघवाद, यानी भारत के राजकोषीय संघवाद के लिए एक नई राह। तो इसमें जो केस था, मोहित मिनरल्स के फैसले के बाद राज्य अब जीएसटी पर कानून बनाने के लिए स्वतंत्र शक्ति का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र होंगे। तो इस तरह से कह सकते हैं कि राज्यों के लिए एक नई राह है। तो थोड़ा सा हम लोग पहले सुप्रीम कोर्ट के फैसले की चर्चा कर लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। तो केंद्रीय वित्त मंत्रालय जिस तरह से देश में जीएसटी पर कार्य कर रहा है, उस पर इसका कोई असर नहीं है। पर यह सच नहीं है, अब तक भारत भर की सरकारों ने जीएसटी परिषद की सिफारिशों को काफी पवित्र माना है, क्योंकि वे मानते थे कि यह कानून था। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने अब इसे बदल दिया है। तो जीएसटी एक राष्ट्र एक कर मंत्र पर आधारित था। जीएसटी कब आया? जुलाई 2017 में 101वें संविधान संशोधन के तहत। तो यह आधारित था इस पर अनुसूची 7 की, यानी अनुसूची 7 में क्या है? केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो राज्य सूची में कई प्रविष्टियों का जीएसटी के लिए हटा दिया गया था और इसे संशोधित किया गया। तो एक नया अनुच्छेद 246 ए जीएसटी पर कानून बनाने की शक्ति, जीएसटी परिषद में भी केंद्र सरकार को एक आभासी वीटो दिया गया और इस पर कोई स्पष्टता नहीं थी तो सिफारिशें बाध्यकारी होंगी या नहीं होंगी। तो इस तरह से यह जो संशोधित किया गया, इसमें जैसे राज्य सरकारें अब सामान्य विधायी मार्ग से माल की बिक्री या खरीद, जैसे पेट्रोलियम और शराब जैसे कुछ अपवादों को छोड़कर पर कानून नहीं बना सकती हैं। तो दोस्तों, यह तो रहा मामला। अब यहाँ पर इस मामले के आधार पर हम बात करेंगे भारत में राजकोषीय संघवाद। तो राजकोषीय संघवाद है क्या? तो दोस्तों, अगर हम बात करें तो सरकार के विभिन्न स्तरों, यानी केंद्र, राज्यों और स्थानीय निकायों के मध्य कराधान और सार्वजनिक व्यय के संबंध में उत्तरदायित्वों का विभाजन करता है। तो दोस्तों, इसमें भारतीय कह सकते हैं संसदीय प्रणाली में सहयोगी संघवाद की परिकल्पना की गई है, जिसके तहत संघ और राज्य, यानी केंद्र और राज्यों के बीच परस्पर सहयोग और समन्वय पर बल दिया गया है। और इसमें संविधान के भाग 12 अनुच्छेद 264 से लेकर
300 का के तहत संघ और राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों के बारे में प्रावधान किया गया है। जैसे अनुच्छेद 246 तो कराधान शक्तियों का विभाजन, अब इसमें जीएसटी संशोधन कर दिया गया तो 246 ए जुड़ गया, यह ध्यान रखेंगे। इसी तरह से अनुच्छेद 268 जिसमें संघ द्वारा उद्गृहित किंतु राज्यों द्वारा संग्रहित और विनियोजित किए जाने वाला शुल्क। इसी तरह से 269 अनुच्छेद में वस्तुओं के विक्रय पर कर और वस्तुओं के पारेषण पर कर। और इसी तरह से अनुच्छेद 271 जो कि अधिभार से संबंधित है और अनुच्छेद 275 का एक में और बातें जुड़ी गई। और इस तरह से अनुच्छेद 282 में अनुदानों की बात की गई है, राज्यों को अनुदान दिया जाएगा। और 280 में वित्त आयोग के गठन का अधिदेश है। और दोस्तों वित्त आयोग एक तरह से देखा जाए तो केंद्र और राज्य के बीच समन्वय स्थापित करता है। अनुच्छेद 292 और 293 क्रमशः संघ और राज्यों द्वारा उधार देने की शक्तियों की परिभाषा इसमें दी गई है। तो यह जो है भारत में राजकोषीय कह सकते हैं संघवाद को बढ़ावा देने के लिए जिस संस्थागत ढांचे की परिकल्पना की गई थी वह है वित्त आयोग। तो संविधान में वित्त आयोग का उल्लेख भारत में राजकोषीय संघवाद के संतुलक के रूप में किया गया है। यानी भारतीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था में उपराष्ट्रीय सरकारों के बढ़ते महत्व के कारण राज्य को अधिक संसाधन प्रदान करके प्रत्येक अनुवर्ती वित्त आयोग को राजनीतिक संतुलन का कार्य करना पड़ता है। और यह सुनिश्चित करने की भी आवश्यकता है कि रक्षा जैसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय सार्वजनिक विषयों की जिम्मेदारी रखने वाला केंद्र भी वित्तीय रूप से विवशता का अनुभव ना करे। तो इस तरह से यह वित्त आयोग कह सकते हैं केंद्र और राज्य के बीच में खासकर राजकोषीय संघवाद के संतुलक के रूप में कार्य करता है। दोस्तों राजकोषीय संघवाद का महत्व क्या है? तो यह विभिन्न स्तरों यानी मैंने क्या कहा केंद्र, राज्य, स्थानीय सरकारों के मध्य करों के विभाजन या कराधान, सार्वजनिक व्यय, इन सब के उत्तरदायित्वों का यह विभाजन करता है। यानी वित्तीय स्वतंत्रता और पर्याप्तता सरकार के संघीय स्वरूप के सफल संचालन का आधार होती हैं। और दोस्तों यह एक एकीकृत साझा बाजार का भी निर्माण करता है जो बृहद आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने का कार्य करता है। दोस्तों वित्त आयोग के गठन का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 280 में आप लोगों ने देखा होगा जिसमें केंद्र और राज्यों के साथ साथ राज्य के मध्य राजकोषीय असंतुलन से निपटने के लिए उत्तरदायी एक प्रमुख संस्था के रूप में इसका स्थापना किया गया है। तो ये राजकोषीय संघवाद की यह महत्व है। राजकोषीय संघवाद को फिर एक नई राह की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि केंद्र सरकार के पास राज्य सरकारों की तुलना में कर से ज्यादा आय होती है जिससे उसके पास वित्तीय शक्ति का संकेंद्रण होता है लेकिन उनकी जवाबदेहिता कम होती है। उदाहरण के तौर पर केंद्र सरकार कुल करों का लगभग 60% एकत्र करती है जबकि इसकी व्यय जिम्मेदारी रक्षा आदि रूप में संवैधानिक रूप से अनिवार्य जिम्मेदारी निभाने के लिए तो कुल सार्वजनिक व्यय का केवल 40%। अब इस पर कोई जवाबदेही नहीं होती है। तो संविधान में जो वित्तीय प्रावधान मौजूद हैं उसमें भी राजकोषीय असंतुलन की स्थिति पैदा हुई है। नतीजन राजकोषीय संघ को पुनर्भाषित करने की आवश्यकता महसूस की जाती है। तो राजकोषीय असंतुलन दो तरीके से बढ़ा है, एक ऊर्ध्वाधर राजकोषीय असंतुलन, दूसरा होता है क्षैतिज राजकोषीय असंतुलन। तो ऊर्ध्वाधर राजकोषीय असंतुलन में केंद्र सरकार की आय उसके व्यय से अधिक हो जबकि राज्यों की आय क्या है, व्यय से कम हो, तो इसे ऊर्ध्वाधर असंतुलन कहते हैं। और दोस्तों क्षैतिज राजकोषीय असंतुलन तो भारत के 29 राज्यों के बीच भी राजकोषीय असंतुलन की स्थिति मौजूद है। यानी कुछ ऐसे राज्य हैं जिनकी राजकोषीय क्षमता तो अधिक है, यह सार्वजनिक सुविधाओं और सेवाओं को उपलब्ध कराने की क्षमता रखते हैं। तो उदाहरण के तौर पर जैसे गुजरात और तमिलनाडु। लेकिन कुछ राज्य ऐसे भी हैं जिनकी राजकोषीय क्षमता कमजोर है जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार। तो इस तरह से उपरोक्त स्थिति को हम क्षैतिज राजकोषीय असंतुलन कहते हैं। तो दोस्तों यह जीएसटी मुद्दे को देख करके जो सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय सुनाया है इससे अब कहा जा सकता है कि राज्यों को भी यानी राज्य जीएसटी पर कानून बनाने के लिए स्वतंत्र शक्ति का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र होंगे।
क्योंकि अभी 19 मई को ही यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मोहित मिनरल्स में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक फैसला सुनाया, जिसका प्रभाव उस समय की तुलना में कहीं अधिक व्यापक होने की संभावना है, जब केंद्र ने इस मामले को अपील पर लाया था। तो इस तरह से विदेशी विक्रेताओं द्वारा विदेशी शिपिंग लाइनों को भुगतान किए गए समुद्री माल पर एकीकृत माल एवं सेवा कर के आयातकों पर लगाए गए लेवी की वैधता दांव पर थी। तो इस तरह से यह महत्वपूर्ण लेख था, ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं दूसरे महत्वपूर्ण लेख की ओर। यह भी पृष्ठ संख्या 7 पर आया हुआ है, इसको सुरक्षा से जोड़ सकते हैं। तो भारत के लिए रूस से सबक। तो उन्नत तकनीक की कोई भी मात्रा कम मनोबल और प्रशिक्षण, कमजोर कमान, खराब रणनीति और कार्यनीति की भरपाई नहीं कर सकती है। दोस्तों, यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के कई प्रभाव हुए हैं, लेकिन एक क्षेत्र जो अधिक ध्यान देने योग्य है वह यह है कि क्या इसने युद्ध की हमारी समझ को बदलने के लिए पर्याप्त प्रभाव उत्पन्न किया है। चूंकि साक्ष्यों के अवलोकन से यही पता चल रहा है कि युद्ध की प्रकृति में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है। हालांकि कुछ प्रमुख तथ्य हैं जिनका भारतीय सेना के लिए निहितार्थ है। जो रूसी मूल के हथियार प्रणालियों का एक महत्वपूर्ण मात्रा का भारत उपयोग करता है। आपको पता है कि आज भी भारत 60% से अधिक हथियारों का आयात रूस से करता है। इसका मतलब यह है कि हमारी सेना अभी भी रूसी हथियारों पर ही निर्भर है। तो इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम आते हैं। तो विवरण में यही है कि भारतीय सेना के लिए महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि रूसी मूल के हथियार प्रणालियों की एक महत्वपूर्ण मात्रा का भारत उपयोग कर रहा है। तो इसमें जैसे पहला जो महत्वपूर्ण जो दावे हैं, 3 दावे हैं, जिसमें पहला दावा यही है कि युद्धक टैंक अमेरिकी निर्मित भाला जैसी एंटी टैंक मिसाइलों के कारण अप्रचलित हो गया है। यानी अब इस युद्धक टैंक को बदलने की आवश्यकता है, चूंकि अमेरिका उसे अपडेटेड वर्जन यूज कर रहा है। तब ऐसे में रूस के भरोसे भारत को नहीं रहना होगा। तो पहले के युद्धों में भी टैंकों के बारे में इस तरह की टिप्पणियां की गई हैं, लेकिन टैंकों को बार बार फिर से डिजाइन किया गया, फिर से उसको अपडेट किया गया, लेकिन फिर भी अमेरिकी निर्मित यह एंटी टैंक मिसाइल के अगर देखा जाए तो अकॉर्डिंग वह उतना सटीक नहीं है। तो टैंकों को प्रभावी होने के लिए बख्तरबंद संचालन के करीबी समर्थन पैदल सेना के उपयोग की आवश्यकता होती है, जो रूस की रणनीति में अनुपस्थित है। यह बातें प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में भी देखने को मिली थी। मौलिक रूप से सामरिक स्तर पर टैंक के प्रभावी होने के बख्तरबंद संचालन के निकट समर्थन में पैदल सेना के उपयोग की आवश्यकता होती है। टैंक मारक क्षमता, गतिशीलता, सुरक्षा प्रदान करते हैं, लेकिन इसका कोई प्रतिस्थापन नहीं है। तो दूसरा महत्वपूर्ण दावा यह है कि उभरती हुई तकनीकों जैसे साइबर और डिजिटल तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दूर से संचालित सिस्टम जैसे मानव रहित हवाई वाहन यानी यूएवी और अंतरिक्ष जनित क्षमताओं ने लड़ाकू विमानों, युद्धपोतों और तोपखानों के हथियारों जैसे अप्रचलित विरासत प्लेटफार्मों को प्रस्तुत किया है। तो उभरती हुई प्रौद्योगिकियां विरासत प्लेटफार्मों का विकल्प नहीं हो सकती, वे अपने प्रदर्शन को सर्वोत्तम रूप से बढ़ा सकते हैं। यदि प्रतिकूल लक्ष्यों के खिलाफ सटीक मारक क्षमता प्रदान की जानी है तो अध्यादेश के लॉन्च होने के लिए विरासत प्रणाली महत्वपूर्ण होगी। उभरती प्रौद्योगिकियां बेहतर कमांड नियंत्रण, संचार, कंप्यूटर, खुफिया निगरानी और टोही को सक्षम कर सकती हैं। तो स्थित जन्य जागरूकता को अनुकूलित करने में मदद कर सकती हैं। तो कमांडरों के लिए खतरों का पता लगाने से लेकर उनका जवाब देने के लिए निर्णय समय को यह कम कर सकती हैं और शूटर क्षमताओं के लिए भी सेंसर को बढ़ा सकती हैं। बटालियन टैक्टिकल ग्रुप्स में संचालित ड्रोन और ट्रैक विरोधी हमलों से रूसी जमीनी बलों द्वारा किए गए विनाशकारी नुकसान, जिसमें बड़े पैमाने पर कवच और तोपखाने इकाइयां और छोटी पैदल सेना शामिल है, ने समर्थकों को आश्वस्त किया है कि युद्ध की प्रकृति में बदलाव आया है। पैदल सेना किसी भी आगे बढ़ने वाले टैंक कॉलम को सुरक्षा प्रदान करने और खतरे में पड़ने वाले जवाबी कार्रवाई करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और यह युद्ध में बदलाव की शुरुआत नहीं करता, यह सिर्फ खराब रणनीति है। और दोस्तों, अंत में तीसरा, रूसियों ने प्रभावी ढंग से वायु शक्ति का प्रयोग नहीं किया। यूक्रेन की हवाई सुरक्षा
सुरक्षा को बेअसर करने में रूस की विफलता एक स्पष्ट कमजोरी बनी हुई है। सक्रिय यूक्रेनी वायु रक्षा ने रूसियों को अपने सैन्य उद्देश्यों को संशोधित करने और संचालन को केवल डोनबास और काला सागर तट तक सीमित रखने के लिए मजबूर किया है। तब ऐसे में भारत को इससे सबक लेना होगा। दोस्तों, रूसी टैंकों में खामियां भी हैं। समस्या इस बात से संबंधित है कि टैंकों के गोला बारूद को कैसे संग्रहित किया जाता है, कैसे कलेक्ट किया जाता है। तो आधुनिक पश्चिमी टैंकों के विपरीत रूसी अपने जो गोदामों में भीतर कई गोले वह रखते हैं। यह उन्हें अत्यधिक असुरक्षित बनाता है, क्योंकि यह अप्रत्यक्ष हिट भी एक श्रृंखला प्रतिक्रिया शुरू कर सकती है जो उनके पूरे गोले बारूद के 40 गोले तक विस्फोट कर सकती है। यानी एक ही पास सारे गोले को रखा जा रहा है, अगर उसमें अकस्मात कोई घटना घटित हो जाती है तो पूरा वह खत्म हो सकता है। लेकिन इसके लिए टैंकों के साथ डिजाइन दोष विशेष रूप से मॉस्को के लिए घातक होना चाहिए, क्योंकि समस्याएं इतनी व्यापक रूप से टेलीग्राफ की गई हैं। 1991 और 2003 में इराक के खिलाफ खाड़ी युद्धों के दौरान पश्चिमी सेनाओं के ध्यान में आए, जब बड़ी संख्या में इराकी सेना के रूसी निर्मित T-72 टैंक को एक ही समस्या का सामना करना पड़ा। टैंक विरोधी मिसाइल हमले में उनकी शरीर से वह पूरे कह सकते हैं जो पूरा खोल में जहां रखे गए थे हथियार, वह सब नष्ट हो गए। तो इस तरह से ड्रमोन ने कहा था कि T-90 श्रृंखला और T-72 श्रृंखला का जो उत्तराधिकारी है 1992 में सेवा में आया, तो इसके कवच को उन्नत किया गया था, लेकिन इसकी गोला बारूद लोडिंग प्रणाली अपने पूर्ववर्ती के समान ही रही, यानी उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया, जिससे यह कमजोर हो गया था। इसी तरह से T-80 एक अन्य रूसी टैंक जो रूस के आक्रमण में कार्रवाई देख रहा है, में एक समान गोला बारूद लोडिंग प्रणाली है। तो इस तरह से इससे भी खतरा उत्पन्न हो सकता है। और दोस्तों, रूसी मूल के भारतीय टैंक की अगर हम बात करते हैं तो स्वदेशी अर्जुन टैंक की 2 रेजिमेंटों को छोड़कर भारत की बख्तरबंद मशीनीकृत संपत्ति का लगभग पूरा सेट ही रूसी मूल का है। यानी भारत के बख्तरबंद कॉलम T-90 और T-72 टैंक से बने हैं, और भारत ने पहले रूस से T-55 टैंकों का आयात भी किया है। तो दोस्तों, जो यह कह सकते हैं कि यह भारत के जो T-90 और T-72 जो टैंक से बने हैं, T-90 अब बिना किसी प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के रूस से लाइसेंस के तहत भारत में निर्मित होते हैं, और वे 72 के अपग्रेड हैं जो अभी भी सेना के उपयोग में हैं। तो दोनों को वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन के साथ गतिरोध के मद्देनजर लद्दाख में तैनात किया गया है। अब ऐसे में यह देखना होगा कि क्या यह कारगर सिद्ध होगा। तो यहां पर भारत को रूस से सबक लेना होगा। भारत ने T-55 टैंकों का आयात किया, जो अब लक्षित गोलाबारी के लिए नियंत्रण रेखा पर पिल बॉक्स कॉन्फ़िगरेशन में उपयोग किए जाते हैं। तो रूसी सेना करीब 50 साल पुराने T-72 क्या है, ये करीब 50 साल पुराना युद्धक टैंक है, उसी का प्रयोग कर रहा है और भारत भी कर रहा है। तो भारत T-72 का भारत में इसको अजय के नाम से जाना जाता है, ये ध्यान रखेंगे। तो यूरोप से बाहर भारत पहला ऐसा देश था जिसने रूस से T-72 टैंक को खरीदा था। वर्तमान में भारत के पास T-72 टैंक के 3 वेरिएंट में करीब 2000 से अधिक यूनिट है। यह बेहद हल्का टैंक है जो 780 हॉर्स पावर जनरेट करता है, और यह न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और केमिकल हमलों से बचने के लिए भी बुलाया गया है। तो यह 1970 के दशक में भारतीय सेना का हिस्सा था। अजय में 125 mm की गन लगी है, साथ ही इसमें फुल एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर भी दिया गया है। तो इस तरह से रूसी युद्धक टैंकों में यह जो है, अब इनमें कुछ खामियां देखी जा रही हैं, तो भारत को इसे अपडेट करने की आवश्यकता है। अब बढ़ते हैं पृष्ठ संख्या 8 पर, सामान्य अध्ययन के सेकंड पेपर यानी अंतरराष्ट्रीय संबंध से इसे जोड़ सकते हैं। दोस्तों, क्वाड का नाम आते ही यहां पर बात आती है। क्वाड सम्मेलन जब भी होता है, चीन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो जाता है। यानी यह हम कह सकते हैं कि चीन को फूटे आंख भी यह नहीं सुहाता है। यह संगठन, उसे लगता है कि क्वाड के रूप में एशिया के भीतर नाटो जैसा समूह बना दिया गया है। इवन वह क्वाड को एशियाई नाटो की संज्ञा देता है। कौन? चीन। तो इस चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता के मुख्य सदस्य कौन से देश हैं? जिसमें अपना भारत भी है, अमेरिका है
ऑस्ट्रेलिया है और जापान है। तो इस समय जापान में यह बैठक चल रही है। तो दोस्तों भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान 24 मई को यानी कल से शुरू हुई टोक्यो में चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता जिसे क्वाड के दूसरे व्यक्तिगत शिखर सम्मेलन की बैठक कर रहे हैं। और दोस्तों क्वाड भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान का एक अनौपचारिक बहुपक्षीय समूह है। इसका उद्देश्य यह है कि एक स्वतंत्र खुले हिंद प्रशांत यानी इंडो पैसिफिक क्षेत्र का सहयोग करना है। दोस्तों 2004 में जब सुनामी आया था तो उसी के बाद ही क्वाड के गठन की बात की गई थी और बाद में अमेरिका और इस तरह से जापान और ऑस्ट्रेलिया जुड़ते चले गए। तो इस समूह का एक प्रमुख आधार इस क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकना भी है। और दोस्तों 23 मई को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क का भी अनावरण किया। हालांकि भारत अभी इसमें ज्वाइन नहीं किया है, वह बहुत फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। अब ऐसे में बात आती है कि यह क्वाड है क्या। तो 2004 में सुनामी के बाद ही जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत, अमेरिका एक कोर ग्रुप बनाया था और इसका मकसद ही था कि लोगों की सहायता करना। 2007 में पहली बार इसका विचार आया और जापान ने क्वाड बनाने की पहल की थी। हालांकि बाद में 2008 में ऑस्ट्रेलिया इससे बाहर हो गया। चीन और रूस इसका विरोध शुरू से करता आ रहा है। फिर 10 साल तक यह आइडिया कह सकते हैं सुसुप्तावस्था में था। 2017 से फिर यह कार्य करना प्रारंभ किया और इस तरह से इसका मकसद यह हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती सैन्य मौजूदगी के बीच प्रमुख समुद्री मार्गों को किसी भी प्रभाव से मुक्त रखने के लिए एक नई रणनीति विकसित करना था। तो दोस्तों क्वाड इसका मतलब है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, यानी क्वाड के 4 सदस्य देश अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया हैं। चीन इस ग्रुप का विरोधी रहा है। क्वाड की स्थापना क्यों हुई और क्वाड कब बना, यह महत्वपूर्ण है। इसका मेन उद्देश्य यही है कि चीन की शक्ति को रोकना और इसके साथ साथ इंडो पैसिफिक रीजन में सभी प्रकार की सहायता करना, चाहे वह सुरक्षा के दृष्टिकोण से हो, चाहे वह जैसे अभी आपने देखा होगा कि कोविड-19 में भारत और अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया यह सब आगे बढ़ कर के आए और अभी जो है इसके लिए एक संयुक्त कार्य समूह की बनाया गया है जिसमें 1 अरब खुराक कोविड वैक्सीन की खुराक दी जाएगी, इसका निर्माण किया जाएगा। तो इस समूह के उद्देश्य क्या है, तो 2021 में आभासी शिखर सम्मेलन में क्वाड के मुख्य उद्देश्यों को जन्म दिया और इस तरह से स्वतंत्र खुले हिंद प्रशांत बढ़ावा देने के साथ आना सहयोग का आधार बना। और दोस्तों इसमें सबसे महत्वपूर्ण यही है कि साइबर सुरक्षा, प्रौद्योगिकियों का साझा, जलवायु परिवर्तन पर मुकाबला सिर्फ चीन को ही नहीं घेरना है, इसके साथ साथ इन सब बातों पर भी यह समूह कार्य कर रहा है और इस तरह से कनेक्टिविटी परियोजनाएं सब इसमें शामिल हैं। तो क्वाड लीडर्स ने 2022 के अंत तक एशिया क्षेत्र के लिए कम से कम 1 बिलियन कोविड-19 टीकों के लिए वितरण के उद्देश्य से क्वाड वैक्सीन इनिशिएटिव लॉन्च किया है। दोस्तों यह डिफेंस पैक्ट टू काउंटर चाइना, तो कह सकते हैं कि चाइना की जो बढ़ती शक्ति को रोकने के लिए और भी कई, जैसे आपने ऑकस समझौता सुना होगा। तो दोस्तों यह ऑकस समझौता यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और यूके यानी यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ। तो ऐसे में चीन खूब ज्यादा नाराज हुआ था। इसी तरह से 5 आइज, क्वाड, ANZUS ट्रीटी यानी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, US ट्रीटी, तो यह सब ऑकस समझौता। तो इस तरह से कह सकते हैं कि पैसिफिक रीजन सिक्योरिटी ट्रीटीज जो है यह सब कहीं न कहीं चीन को घेरने की बात की जाती है। दोस्तों क्वाड में भविष्य की योजनाएं क्या हैं, तो 24 मई की जो शिखर सम्मेलन हुआ है इसमें चारों देश आपस में बैठे और इस तरह से प्रगति की बात की गई और शिखर सम्मेलन में यूक्रेन में रूसी युद्ध और 3 महीने के पश्चिमी प्रतिबंधों के प्रभाव पर चर्चा होने की भी उम्मीद है। और इस तरह से क्वाड सदस्यों ने इंडो पैसिफिक में अवैध मछली पकड़ने तथा उस पर अंकुश लगाने के लिए एक समुद्री निगरानी योजना भी शुरू की है। कई देशों ने चीनी मछली पकड़ने के जहाजों पर अक्सर अपने विशेष आर्थिक क्षेत्रों का उल्लंघन करने पर आपत्ति जताई है, जिसके परिणाम स्वरूप आर्थिक नुकसान होता है। साथ ही गहरे समुद्र में ट्रॉलिंग में भी संलग्न होता है, जिससे पर्यावरणीय क्षति होती है। तो इस तरह से चीन पर
यहाँ पर भी अंकुश लगाने की भविष्य की योजनाएं हैं, किसकी? क्वैड की। तो इस तरह से यह क्वैड था, महत्वपूर्ण, इसे ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं पृष्ठ संख्या 12 पर, इसको पर्यावरण से जोड़ सकते हैं, सामान्य अध्ययन के थर्ड पेपर। 60% ई वेस्ट रिसाइकलिंग लाइकली बाई 2023। दोस्तों 2023 तक 60% ई अपशिष्ट के पुनर्चक्रण की संभावना है। तो इस मसौदा अधिसूचना में कहा गया है, चूके हुए लक्ष्यों, जो लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकी कंपनियां, उनको पर्यावरण मुआवजा भी देना पड़ेगा। तो उपभोक्ता सामान कंपनियों, जो उपभोक्ता सामान कंपनियां होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक सामानों के निर्माताओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि इलेक्ट्रॉनिक कचरे को कम से कम 60% उसको एकत्र किया जाए 2023 तक, और उन्हें 2024 और 25 में क्रमशः 70%, 80% तक बढ़ाने के लक्ष्य के साथ उसे पुनर्चक्रित किया जाए, उसे रिसाइकिल्ड किया जाए। तो इस तरह से नियम अस्थायी रूप से कमियों को पाटने के लिए कार्बन क्रेडिट जैसे प्रमाण पत्रों में व्यापार की एक प्रणाली को लागू करते हैं। तो दोस्तों इसमें विस्तारक उत्पादक उत्तरदायित्व, जिसे ईपीआर कहते हैं, यानी एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो प्रमाण पत्र जिनको मिलेगा वही कार्य कर सकेंगे। तो यह प्रमाण पत्र जो किसी कंपनी द्वारा किसी विशेष वर्ष में एकत्रित और पुनर्नवीनीकरण किए गए ई कचरे की मात्रा को प्रमाणित करते हैं। तो दोस्तों ईपीआर एक अवधारणा है जो पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल पर आधारित है, जिसके अंतर्गत उत्पाद के उपयोग अवधि में उन उत्पादों के पर्यावरणीय प्रभावों को उत्तरदायित्व उत्पाद के निर्माता और आयातक पर होता है। तो ईपीआर की अवधारणा को ई अपशिष्ट प्रबंधन हैंडलिंग नियम जो 2011 और इसी तरह से प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 आदि में शामिल किया गया है। तो दोस्तों कंपनियों को एक ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा और अपने वार्षिक उत्पादन और अपशिष्ट संग्रह लक्ष्य निर्दिष्ट करना होगा। तो मार्च 2020 में सरकार ने कहा है कि यह 2018-19 में 17-18 में पुनर्चक्रित इलेक्ट्रॉनिक कचरे से 2 गुने से अधिक है। तो ईपीआर के लिए उत्पादकों को संग्रह और पुनर्चक्रण की सुविधा के लिए अपशिष्ट विनिमय सुविधाएं स्थापित करने और सुरक्षित निपटान के लिए इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के थोक उपभोक्ताओं को विशिष्ट जिम्मेदारी सौंपने की आवश्यकता होती है। तो राज्य सरकारों को अपशिष्ट निराकरण और पुनर्चक्रण सुविधाओं के लिए औद्योगिक स्थान निर्धारित करने, औद्योगिक कौशल विकास करने, कचरे के पुनर्चक्रण में लगे श्रमिकों के स्वास्थ्य, क्योंकि यहाँ पर श्रमिकों के स्वास्थ्य को भी देखना है, उनको विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, तो उनकी सुरक्षा के लिए भी उपाय जरूरी हो जाता है। दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक कचरा या इसे ई अपशिष्ट क्या होता है? तो इसकी 2 व्यापक श्रेणियां होती हैं, जिसे 21 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। जैसे सूचना प्रौद्योगिकी और संचार उपकरण, उपभोक्ता विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक्स, इनसे निकलने वाले कचरे, उनको ई कचरा कहा जाता है, यानी ई वेस्ट कह सकते हैं या ई अपशिष्ट कहते हैं। और दोस्तों इस प्रबंधन के लिए कानून 2011 से ही भारत में लागू है। और दोस्तों फिर ई कचरा नियम 2016 जो कि 17 में लागू किया गया था। दोस्तों घरेलू और व्यावसायिक इकाइयों में कचरे को अलग करने, प्रसंस्करण और निपटान के लिए भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक भोपाल यानी मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया। तो इस तरह से मूल रूप से बेसल कन्वेंशन में ई कचरे का उल्लेख नहीं किया गया था 2006 में, लेकिन बाद में कोप 9 में यह अपनाया गया। तो इस तरह से इन सारे बिंदुओं को ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2019-20 में 10 लाख टन से अधिक ई कचरा पैदा किया था भारत ने, लेकिन 17-18 में 7 लाख टन से या अधिक, तो यानी 17-18 से ई कचरा निराकरण में 7.82 लाख टन से नहीं बढ़ाई गई। तो भारत में ई कचरा प्रबंधन से संबंधित जो चुनौतियां हैं, यानी वह चुनौतियां क्या है? जैसे कि जागरूकता का अभाव, लोगों की पार्टिसिपेशन यानी सामूहिक भागीदारी का अभाव है, बाल श्रम की जो भागीदारी है यानी बच्चों को इसमें डाल दिया जाता है, अप्रभावी कानून, जो कानून बनाए गए हैं उसका ठीक से क्रियान्वयन नहीं हो रहा है, स्वास्थ्य के खतरे, प्रोत्साहन योजनाओं का अभाव, यह सब चुनौतियां बनकर आ रही हैं। दोस्तों ईपीआर इसके बारे में हमने बताया यहाँ पर, जिसमें यह सब इसमें 2011, 2016 इन सब को शामिल कर दिया गया है ईपीआर में। और दोस्तों ईपीआर उत्पादकों पर 3 दायित्वों अर्थात आर्थिक यानी उत्पादों के संग्रह,
पुनर्चक्रण एवं अंतिम निपटान पर व्यय का भुगतान, भौतिक यानी उत्पादों का प्रबंधन एवं उनके दुष्प्रभाव, और तीसरा है सूचनात्मक यानी विनिर्मित उत्पादों की पर्यावरणीय विशेषताओं पर सूचना का प्रसार को अपरिहार्य बनाता है। कौन? ईपीआर। दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं ब्रेकअप अप ऑफ ई वेस्ट इन इंडिया। तो ई वेस्ट इन इंडिया आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट 8%, मेडिकल इक्विपमेंट 7%, अदर इक्विपमेंट इंक्लूडिंग हाउस होल्ड ई क्रैप 3%, कंप्यूटर इक्विपमेंट देख रहे हैं ना 70%। तो इस तरह टेलीकम्युनिकेशन 12%। तो यह सब क्षेत्र हैं, इन्हें ध्यान रखेंगे इन पर, यानी सबसे ज्यादा यहाँ पर नियम और कानून बनाने की आवश्यकता है। इसी तरह से दीज कंट्रीज जनरेट द मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। तो अभी तक देखिए सबसे ज्यादा चाइना है 7.2, उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स 6.3, जापान 2.1, भारत है 2.0, यानी मिलियन मीट्रिक टन टोटल ई वेस्ट जनरेट कर रहा है। तो यह आंकड़े भी ध्यान रखेंगे। और अब बढ़ते हैं मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न, जिसमें पहला प्रश्न है भारत में ई अपशिष्ट के निपटान से संबंधित मुद्दों की पहचान करें। तो इन मुद्दों को जैसा कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, इन बाधाओं को दूर करने के लिए सरकार द्वारा पेश किए गए कानूनों के उदाहरण, जैसे ईपीआर को खूब अच्छे से बताइए, 2011 में ही कानून आ गया था। तो इस तरह से वर्तमान यह कह सकते हैं संदर्भ से जोड़ते हुए फिर ई कचरा क्या है, ईपीआर प्रमाण पत्र क्या है, इससे संबंधित चुनौतियां क्या हैं और किन किन क्षेत्रों से यह ई वेस्ट सबसे ज्यादा आता है, उन सबको बताते हुए कानूनों का उदाहरण देकर के इसको अंत में आपको निष्कर्ष पर आना है। दूसरा है क्वाड से संबंधित वैश्विक मामलों में उच्च पटल पर एक सीट पर दावा करने का अवसर प्राप्त होता है भारत के लिए। तो इस पर टिप्पणी कीजिए। तो हाल ही में यह क्वाड सम्मेलन चल रहा है, तो क्वाड क्या है, इसे क्यों बनाया गया था, इसका क्या उद्देश्य है, भविष्य में इसकी क्या योजनाएं हैं, क्वाड में भारत की क्या स्थिति है, क्या भारत जो है निष्कर्षता हम ये कह सकते हैं कि क्वाड के माध्यम से भारत वैश्विक पटल पर प्रमुख शक्ति के रूप में उभर सकता है और चीन के प्रत्युत्तर में यह एक महत्वपूर्ण संस्था के रूप में भारत इसका नेतृत्व क्या कर सकता है। तो इस तरह से इन सबको लिखने का प्रयास करिएगा। आशा करता हूं कि आज का भी वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा, और यदि अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन के साथ साथ कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।